तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे तोड़ेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एक फैक्टर सबसे पहले यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस 2, और अगर नीचे लीनियर रहेगा तो ऊपर हम लोग कांस्टेंट देंगे, नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर हम लोग लीनियर देंगे। तो यहाँ पे तो लीनियर है, ऊपर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी एक्स प्लस सी और इंटू बनेगा एक्स प्लस 2। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। और नीचे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा है वैसा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये पार्ट इस पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ इक्वेट हो जाएगा। एकदम आराम से देखना, एक बार में आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि ये इसके साथ इक्वेट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और इंटू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। एकदम आसान सी क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा a, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा 2bx और प्लस बन जाएगा cx और प्लस यहाँ पे बनेगा 2c। अब थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, एक बार में सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। फिर इन लोग दोनों टर्म से हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2b प्लस सी, x कॉमन हो जाएगा और a प्लस सी जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है। और अब यहाँ के बाद हम लोग कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे। क्या? कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे, बल्कि लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी इक्वेटिंग कॉफिशिएंट वी गेट। कॉफिशिएंट हम लोग इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब a प्लस बी 1 के बराबर हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा। 2b प्लस सी का वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगा। 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड साथ में a प्लस 2c का वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगा, यानी a प्लस 2c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम लोग a b और c की वैल्यू निकालेंगे। एकदम आराम से आप लोग देखते जाना, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हम लोगों के पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास है 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख दो 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन हम लोगों के पास है, थर्ड इक्वेशन a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। थर्ड भी यहाँ पे लिख दो a प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया गया है। अब हम लोग तीन वेरिएबल है, हम लोगों के पास तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है।
एक वेरिएबल से, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू उठाकर बाकी बचा हुआ दोनों इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो चलो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग b की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर a की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस बी, और a का वैल्यू वापस हम लोग यहां पे रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। यहां पे तो a है नहीं। सेकेंड वाला इक्वेशन हम लोगों के पास 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग 1 माइनस a की जगह पे 1 माइनस b रखेंगे, प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर 1 से 1 यहाँ भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये तो बीच वाला इक्वेशन 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बी प्लस 2c का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब इन लोग दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग b और c का वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। बस एकदम ध्यान लगा करके आप लोगों को देखना है। और b और c का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट ऐड होकर 5c हो जाएगा, लेकिन जब राइट हैंड साइड ऐड होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। और अब तो यहाँ से c का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1/5 हो गया। और अगर c का वैल्यू निकल गया है तो c की वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखकर b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर c की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जबकि इक्वेशन दिया गया है माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो 2c के बराबर आ जाएगा। b ले जाओगे उधर तो b इज इक्वल टू 2c बचेगा। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो c की वैल्यू यहाँ पे 1/5 होने से b की वैल्यू 2/5 आ जाएगा। और अगर b की वैल्यू 2/5 हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो a का भी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो बताओ या सोचो a का वैल्यू क्या होगा। तो a इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस b के जगह पे 2/5 रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 3/5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, c का भी वैल्यू निकल गया। अब ये सब a b c का वैल्यू हम लोग इक्वेशन जो जहां पे हम लोगों ने तोड़ा था वहां पे रख देंगे तो वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में ब्रेक हो जाएगा। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, a का वैल्यू निकाल दिया है 3/5, b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 2/5, और c का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1/5, यानी कि 3 2 इसके बाद 1। अब सब हम लोग कहां पे रखेंगे तो a b c की वैल्यू फिर हम लोग यहां पे रखेंगे। देखो यहां पे हम लोग a b c की वैल्यू रख देंगे तो ये वाला पार्ट अलग अलग, ये वाला फंक्शन अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ब्रेक हो जाएगा। तो चलो अब ये काम को हम लोग कर देते हैं। न्यूमिरेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 2 और नीचे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे था a और a का वैल्यू आया है 3/2, नीचे हो गया x प्लस 2, b का वैल्यू निकला, a का वैल्यू 3/2 नहीं है सॉरी, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3/5, b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 2/5, तो 2/5 x प्लस c का वैल्यू फाइंड किया है 1/5 और नीचे रहेगा x स्क्वायर प्लस 1। हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि तीनों जगहों से हम लोग 1/5 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 1/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से रहेगा 3/x प्लस 2, 1/5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। बस एक स्टेप और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इजीली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो 1/5 जैसे आया वैसे यहाँ पे लिख लो, लेकिन जब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 3/x प्लस 2 प्लस ये पार्ट जब यहाँ पे जाएगा तो बनेगा 2x बाई यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये पार्ट जब यहाँ पे जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करना बहुत आसान काम है। नाउ चलो अब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। फिर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दिया गया है एक्स प्लस 2 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन जब इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसके जगह पे ये पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो 1/5 को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हो गया 3 इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन के साथ रहेगा, इसके जगह पे ये वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे ये पार्ट लिख दो, 1/5 को हम लोग बाहर कर देंगे, ये बनेगा 3/x प्लस 2 प्लस बनेगा 2x बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेशन करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तुरंत इंटीग्रेट हो जाएगा अब आपसे। तो 1/5 जैसा है वैसा यहाँ पे लिख दो, 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 3 बाहर आएगा 1/x प्लस 2 बनेगा और 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना। और अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, तो इसमें log लगा देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो log x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x, और प्लस में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट देंगे। तो ये था सेट 1 का सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का क्वेश्चन आपसे लंबा बनेगा ही बनेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन है, तो लंबा बनना यहाँ का क्वेश्चन स्वाभाविक है ना। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियोज को आप लोग पॉज कर ले और जल्दी से फटाफट इसको कॉपी कर ले। नहीं समझ में आने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, ऊपर लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर रहे बाहर रहे डजंट मैटर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना होगा ना, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे लीनियर यानी x प्लस 2 और यहाँ पे देंगे कोई कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक हमेशा हम लोग यहाँ पे देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, और प्लस में हम लोग यहाँ पे एक और कांस्टेंट b ऐड करेंगे। ये हमेशा करेंगे, नीचे रूट के अंदर या रूट के बाहर क्वाड्रेटिक हो गया, ऊपर लीनियर हो गया, तो यही फंडा हमेशा फॉलो किया जाता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2, a जैसा है वैसा यहाँ पे रख दो, फिर इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, फिर प्लस में ये वाला भी हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलो यहाँ के बाद और आगे काम करते हैं। फिर हम लोग x प्लस 2 यहाँ भी जैसा है वैसा छोड़ दो, फिर a के साथ दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4ax प्लस 6a हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे b भी हो जाएगा। अब ध्यान से जरा और यहाँ पे देखना कि ये इन लोग दोनों को एक साथ रखेंगे और यहाँ के बाद अगर कॉफिशिएंट को हम लोग डायरेक्टली इक्वेट करेंगे, कॉफिशिएंट दोनों साइड, यहाँ पे लैंग्वेज आप लोग लिखना इक्वेटिंग कॉफिशिएंट बोथ साइड वी गेट, बिना लैंग्वेज लिखे आप लोग यहाँ पे काम मत करना। तो अब जरा देखो 4a बोलो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 1 होगा, और साथ में 6a प्लस b की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म 2 है तो यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आएगा, और अगर a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर लेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को देखते जाना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं बहुत आसान करके आप लोगों तक भेज रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 6 इंटू a के जगह पे 1/4 जैसा है वैसा छोड़ दो, प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये वाला 2 बनेगा, तो 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो b का वैल्यू यहाँ से निकालना एकदम आसान काम हो गया। 2 माइनस
3/2 उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू तो यहाँ से आसानी से निकल गया। 4 - 3 करेंगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। यानी a का भी वैल्यू मिल गया और b का भी वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो चलो इधर हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये तो x + 2 जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। बिना लैंग्वेज लिखे आप लोग ये काम मत करना, लैंग्वेज यहाँ पे आप लोग लिखना। तो a और b का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो x + 2, a के जगह पे तो 1/4 हो जाएगा और साथ में यहाँ पे 4x + 6 रहेगा, लेकिन b के जगह पे ये 1/2 होगा। तो ये इतना पार्ट में ब्रेक हो गया। और अब देखो इसका फायदा क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अब इसके जगह पे जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो इसके जगह पे ये लिख करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो ये काम हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा, किस फंक्शन को हम लोगों को इंटीग्रेट करना था? ऊपर था इंटीग्रेशन ऑफ x + 2, नीचे था 2x² + 6x + 5। इंटीग्रेशन वैल्यू को यहां पे एक बार लिख लो। तो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x + 2, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2, इसका डिनोमिनेटर में था 2x² + 6x और प्लस डिनोमिनेटर में 5 है तो यहाँ पे +5 कर दो, साथ में यहाँ पे dx कर दो। और अब देखो इंटीग्रेशन इसका कितना आसान है। अब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो x + 2 का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, x + 2 का वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 1/4 × 4x + 6 + 1/2। तो x/2 के जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे। चलो यही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। x + 2 के जगह पे हम लोग यहाँ पे करेंगे 1/4 × 4x + 6 प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इसका डिनोमिनेटर में रहेगा 2x² + 6x + 5 और साथ में यहाँ पे dx। अब यहाँ के बाद थोड़ा और कैलकुलेशन करके आगे ले जाना है और आगे जाकर इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट कर देना है ना। चलो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग यहाँ पे i मान लेते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब हम लोगों को i का वैल्यू निकालना है। यानी कि अब मेन हम लोगों का मकसद हो गया i का वैल्यू निकालना। अब जरा ध्यान से देखना कैसे निकलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले बात तो ये कि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनेगा 4x + 6 और इसका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x² + 6x + 5। फिर प्लस, जब ये पार्ट यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा 2x² + 6x + 5। एकदम सिंपल है। फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। तो चलो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट वापस कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जब यहाँ पे जाएगा 1/4 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x² + 6x + 5, साथ में यहाँ पे dx आएगा। फिर इसके बाद ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा तो 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा 2x² + 6x, साथ में यहाँ पे 5 और ये हो गया dx। एकदम आसान है। तो बस हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और ये सब किसका वैल्यू है? तो i का वैल्यू है। अब अगर हम लोगों को i का वैल्यू निकालना होगा तो इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना होगा और साथ में इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना होगा। ये इंटीग्रेशन को हम लोग I1 कहेंगे और ये इंटीग्रेशन को हम लोग I2 कहेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन अलग से निकाल कर यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे कह देते हैं लेट I1 = कह देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x² + 6x + 5 और यहाँ पे रहेगा dx और इसको हम लोग मान लेंगे I2 एंड I2 = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² + 6x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन इसके जगह पे पहले I1 और I2 लिख लेते हैं हम लोग। तो I देखो क्या बन जाएगा। सो I का जो वैल्यू बनेगा 1/4, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे I1
प्लस 1/2 और इसके जगह पे हो जाएगा I2, एकदम आसान है। अब अगर हम लोगों को I का वैल्यू निकालना है तो I1 का वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, I2 का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रखना पड़ेगा, I का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। अब चलो यहाँ के बाद हम लोग I1 का वैल्यू निकालते हैं। तो I1 इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6, डिनोमिनेटर में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर दिया गया है तो इसमें लॉग लगा लोगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब I2 को भी इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट काम नहीं है। चलो I2 के वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेकिन I2 का वैल्यू निकालने से पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 2 हम लोगों को बाहर लेना पड़ेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ पे देखो, तो 1 बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन के बाद 3x प्लस ये वाला हो जाएगा 5/2, साथ में यहाँ पे dx आएगा। अब जरा और देखो आगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा x, और हम लोगों ने 2 कॉमन लिया है तो ये वाला 3 बन जाएगा। अच्छा 2 कॉमन लिया है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो नंबर होता है ना उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3/2 कर लेंगे, पूरा का स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जो नंबर होगा इसी का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी कि 9/4 और प्लस यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। बाहर तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, फिर 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ये भी यहाँ पे रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग 4 एलसीएम लेंगे तो ये -9 और ये +10 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1/4 होगा ना, इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग देख लेना, -9/4 प्लस 5/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यही 1/4 को हम लोग 1/2 का भी स्क्वायर साथ में यहीं पे लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग यहां से भी लगा सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 1/a और साथ में होगा tan इनवर्स x/a, यानी कि x प्लस 3/2x बाई a की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1/2। बहुत आसान है, प्लस यहाँ भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग एक ही बार दे देंगे बाद में। थोड़ा सा हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखो 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2x प्लस 3 बाई यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, फिर इनटू में कन्वर्ट करेगा तो 2 जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, फिर ये 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा tan इनवर्स, साथ में यहाँ पे 2x प्लस 3। तो ये I2 का वैल्यू हो गया, और I1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है। तो अगर I1 I2 दोनों हम लोगों को मिल गया तो सिर्फ यहाँ पे रख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और अगर I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो I का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो लास्ट में हम लोग I का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो बोलो I का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 जैसा है वैसा आएगा। फिर I1 का वैल्यू यहाँ पे लॉग डाल देंगे, साथ में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कर देंगे, और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 1/2 है और साथ में I2 है। I2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, साथ में आएगा 2x प्लस 3, है ना। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन से ज्यादा लंबा है, लेकिन क्या करोगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा ही बनेगा। का तीसरा क्वेश्चन, ये एक वेक्टर दिया गया है, ये भी एक वेक्टर दिया गया है, ये भी एक वेक्टर दिया गया है, ये भी एक वेक्टर दिया गया है। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटली आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी डी। और पांचवा क्वेश्चन है वेक्टर, पांचवा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी।
मतलब 5 क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ सकते हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन है, मतलब एक बनाने पे 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें ज्यादा भी लैंग्वेज नहीं कर देना है कि बहुत ज्यादा बन जाए, ऐसे हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर यहां से देना शुरू करो। अगर हम लोगों को वेक्टर ए बी निकालना है तो बी पोजिशन वेक्टर माइनस ए पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। बी पोजिशन वेक्टर पहले यहां पे लिख दो, ये वाला है बी पोजिशन वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप और साथ में ए पोजिशन वेक्टर, ए पोजिशन वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दोनों को माइनस कर दो। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये माइनस होकर के बनेगा i कैप प्लस 5j कैप माइनस j कैप मिलकर के हो जाएगा प्लस 4j कैप और ये हो जाएगा माइनस k कैप, यहां पे रहेगा माइनस k कैप। तो ये निकल गया वेक्टर ए बी। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे वेक्टर सी डी, ढंग से देखना वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी का वैल्यू हो जाएगा डी पोजीशन वेक्टर माइनस सी पोजीशन वेक्टर, जहां पे डी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा, डी पोजीशन वेक्टर यानी कि लास्ट वाला हो गया, यानी यहां पे होगा i कैप माइनस 6j कैप और माइनस k कैप। सी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगा ए बी, ये वाला हो गया सी, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। सिंपल है, इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करते हैं हम लोग, यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो i कैप माइनस 3i कैप मिलकर के हो जाएगा माइनस 2i कैप, माइनस 6j कैप और माइनस 2j कैप मिलकर हो जाएगा माइनस 8j कैप, माइनस 8 ही होगा ना यहाँ पे, 6 माइनस 6j कैप और माइनस 2j कैप मिलकर के हो जाएगा माइनस 8j कैप। अब जरा यहाँ पे देख लो, ये माइनस माइनस प्लस 3k कैप और माइनस k कैप मिलकर हो जाएगा प्लस 2k कैप। सिंपल है, तो ये हो गया वेक्टर सी डी। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया, ए बी और सी डी दोनों वेक्टर हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ के बाद हम लोग दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहीं पे निकाल सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे दे सकते हैं। चलो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का इसका आंसर। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू रूट अंडर 18 आ जाएगा। अगर हम लोग सी डी का मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो आएगा रूट अंडर 4 प्लस 64 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन लोग दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर 70 ये वाला बनेगा 74, है ना। तो सेकंड भी क्वेश्चन हम लोगों से बन गया। अब चलो हम लोग आते हैं थर्ड में, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। एक वेक्टर क्या आया, ए बी वेक्टर आया है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो हम लोगों को वेक्टर ए बी मिला है, वेक्टर ए बी मिला है i कैप, वेक्टर ए बी मिला है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप मिला है, ये वेक्टर ए बी मिला है। और साथ में वेक्टर हम लोगों को सी डी भी मिला है। जरा देखते हैं वेक्टर सी डी क्या है। तो वेक्टर सी डी का वैल्यू हम लोगों को मिला है, वेक्टर सी डी का वैल्यू मिल गया माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप, माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। ये हम लोगों को वेक्टर सी डी मिला है। एक बार और मैच करा लेते हैं हम लोग वेक्टर सी डी, माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप, सही है। तो ये हो गया वेक्टर सी डी। अब हम लोग यहां से तीसरा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये करना है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दोनों वेक्टर का बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और डॉट प्रोडक्ट भी निकालना बड़ा आसान होता है। a1 इंटू a2 करेंगे माइनस 2 आएगा, b1 इंटू b2 करेंगे माइनस 32 आएगा, एंड c1 इंटू c2 करेंगे अगेन माइनस 2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 का भी आंसर हम लोग कर देते हैं, यानी कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दोनों वेक्टर का बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना बहुत आसान है। i कैप ये वाला हो गया, j कैप ये वाला हो गया, k कैप।
वेक्टर ए बी का कंपोनेंट यहाँ पे लिख दो, तो 1 और ये वाला बनेगा 4, ये वाला बनेगा -1, -2 ये बनेगा -8 और ये बनेगा +2। अब जरा हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। आई कैप पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, तो 4 -1 और -8 2 हो जाएगा। फिर -j कैप पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल आउट, तो 1 -1 और ये -2 और साथ में 2 हो जाएगा। फिर +k कैप, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल आउट, तीसरा कॉलम, तो 1 4 -2 -8 1 4 साथ में -2 -8 रहेगा। अब बस हम लोगों को इसे सिंप्लीफाई कर देना, एकदम आसान है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8, अच्छा इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू सॉल्व करके देखना 0 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू सॉल्व करके देखना 0 आ जाएगा। मतलब ये 0 वेक्टर है। वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, इन लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। हम लोग ऐसे भी यहाँ पे इसको पकड़ सकते थे, दिस बाय दिस करते, दिस बाय दिस करते, दिस बाय दिस करते तो सेम ही आ गया। यहाँ से भी हम लोग बता सकते थे कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है ना। x1 बाई x2, y1 बाई y2, z1 बाई z2 का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो दो पैरेलल वेक्टर हुआ करते हैं, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है। बिना डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले डायरेक्ट हम लोग 0 वहां पे लिख सकते थे ना। तो ये था चौथा का सॉल्यूशन। लेकिन साथ में एक और बोला गया है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी का बीच का एंगल भी हम लोगों को फाइंड करना है। चलो एंगल फाइंड कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला दोनों वेक्टर का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा नीचे, मतलब उतना कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऊपर होगा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, नीचे होगा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट भी हम लोगों ने निकाल लिया था, इसका डॉट प्रोडक्ट -36 के बराबर है। मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था एक वेक्टर का सी डी का, तो सी डी का मैग्नीट्यूड आ गया था रूट अंडर, अगर आप लोगों को याद होगा तो सी डी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने रूट अंडर 18 ऐसा कुछ करके हम लोगों ने निकाला था। एक बार देख लेते हैं मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 18 है और वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 74 है। तो नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोगों को डिवाइड करना होता है। रूट अंडर 18 इंटू रूट अंडर हम लोग यहाँ पे 74 कर लेंगे। सिंपल है थोड़ा बहुत, आओ और हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -36 तो रहेगा ही, नीचे रूट अंडर, थोड़ा बहुत यहाँ के बाद आप लोग सिंप्लीफाई खुद से कर लेना, बस ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ के बाद आप लोगों को करना और क्या है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ पे -36 बाय रूट अंडर यहाँ पे 18 इंटू रूट अंडर 74 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आएगा इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कहलाएगा। तो अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो लाइंस का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक लाइन को हम लोग मानेंगे L1 और दूसरा लाइन को हम लोग मानेंगे L2। ढंग से यहाँ पे देखना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट L1 सच दैट वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया L1 एंड साथ में हम लोग कर देंगे L2 सच दैट वेक्टर R, इसको हम लोग करेंगे L2। तो ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। एकदम आसान क्वेश्चन है। एक लाइन को हम लोगों ने L1 कह दिया, दूसरा लाइन को हम लोगों ने L2 कह दिया। अब इसके बाद इस लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर करेंगे, बल्कि यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे भी कंपेयरिंग दीज लाइन्स comparing these lines to
टू ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग इस लाइन को ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको कहेंगे वेक्टर a1, इसको कहेंगे वेक्टर b1, सेकेंड वाला लाइन का ये वाला वेक्टर को कहेंगे वेक्टर a2 और इसको कहेंगे हम लोग वेक्टर b2। तो यहां पे बन जाएगा सो वेक्टर a1 का वैल्यू हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर a2 का वैल्यू नीचे वाला लाइन से लिया जाएगा, यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और साथ में वेक्टर b1 का वैल्यू यहां से होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और साथ में वेक्टर b2 का वैल्यू यहां से सेकेंड वाला लाइन से लिया जाएगा, यानी कि 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया है। एक लाइन को हम लोगों ने L1 माना, दूसरा को हम लोगों ने L2 माना और इसके बाद इस लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर कर दिए। स्टैंडर्ड लाइन यानी कि कौन सा स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर करेंगे, स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे और अच्छे से भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग दीज लाइन्स टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो एक लाइन का इक्वेशन के लिए आएगा वेक्टर a1 और वेक्टर b1, दूसरा लाइन के लिए आएगा वेक्टर a2 और वेक्टर b2। तो अब यहाँ के बाद देखो हम लोग इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग x1 बाई x2 निकालेंगे, y1 बाई y2 निकालेंगे, z1 बाई z2 निकालेंगे तो सब 1/2 के बराबर आएगा, यानी कि इक्वल रेशियो में होगा। दिस बाई दिस करेंगे तो भी 1/2, 3/6 करेंगे तो भी 1/2, 4/8 करेंगे तो भी 1/2, यानी कि रेशियो इसका बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, b1 b2 पैरेलल है। और अगर b1 b2 पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर दो पैरेलल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, स्क्रू लाइन का बीच का डिस्टेंस का फार्मूला निकालने का पैटर्न अलग होता है और इसका थोड़ा सा बल्कि सिंपल ही होता है। तो ये बात तो हम लोगों को पता चल गया है कि पैरेलल लाइन है, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नाउ सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करेंगे तो आएगा i कैप प्लस आ जाएगा 2j कैप और दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस 2k कैप भी आ जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर b1 के साथ या b2 के साथ। इन लोग दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम लोग वेक्टर, चलो वेक्टर 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 हम लोग b1 के साथ ही निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आसान क्वेश्चन है एकदम। अब जरा यहां पे आप लोग ध्यान से देखना, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग यहां पे लेंगे डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा j कैप, यहां पे रहेगा k कैप। और अब यहां के बाद a2 माइनस a1 का कंपोनेंट आएगा सेकेंड रो में, a2 माइनस a1 का कंपोनेंट यानी कि 1 2 और यहां भी रहेगा 2। वेक्टर b1 का कंपोनेंट यानी कि 2 3 और यहां पे रहेगा 4। एकदम आसान है। अब चलो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा i कैप, पहला रो और पहला कॉलम कैंसल, तो 2 2 और साथ में 3 4 हो जाएगा। फिर माइनस j कैप और यहाँ पे हम लोग पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल कर लेंगे, तो 1 2 और साथ में 2 4 के बराबर आ जाएगा। ये और ये कैंसिल होगा तो 1 2 2 4 और प्लस यहाँ पे k कैप भी रहेगा। और ये ढंग से देखना है यहाँ पे क्या बचेगा, तो पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल होने के बाद 1 2 और साथ में यहाँ पे 2 3 बचेगा। और अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना एकदम आसान काम है, जरा ढंग से देखना सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। यहाँ से तो ये बनेगा 8 और माइनस
बनेगा 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 तो बनेगा 2i कैप। फिर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे जे कैप, जैसा है वैसा भी यहाँ पे छोड़ दो, और यहाँ पे बनेगा 4 माइनस ये वाला भी बनेगा 4, यानी कि ये 0 होने वाला है, प्लस के कैप। जरा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो ये -1 होने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2i कैप माइनस हो जाएगा के कैप। तो क्या मिल गया हम लोगों को, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और क्रॉस वेक्टर हम लोगों को b1 मिल गया। लेकिन जब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जाते हैं तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो अब चलो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और क्रॉस हम लोग कर देंगे वेक्टर b1 और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 हो जाएगा। सिंपल है। और अब यहाँ के बाद एक छोटा स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि एज वी नो दैट, ये आप लोग यहाँ पे लिखना, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ पे आप लोग मेंशन करना, एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज दिस, ये वाला हो जाएगा। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस कर देंगे वेक्टर b1 का रहेगा मैग्नीट्यूड और नीचे रहेगा वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे होगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। जैसे सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे मॉड भी देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉड देंगे। अब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने √5 निकाल लिया है। लेकिन अगर वेक्टर b की मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखो वेक्टर b1 यहाँ पे, अगर वेक्टर b1 की मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे इस वेक्टर का तो 2 + 9 + 16 आएगा, √x² + y² + z² करेंगे तो आ जाएगा 2 + 9 + 16, यानी कि यहाँ पे बनने वाला है √2 + 9 + 16, जो इसका वैल्यू आ जाएगा √5 और नीचे में हो जाएगा √16 और 9 25 और ये वाला बन जाएगा 27। यहाँ से हम लोग रूट को हटा भी सकते हैं, √27 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे से हम लोग रूट को हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, बाकी बात इसको आप लोग कॉपी कर लो, आराम से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बस ज़्यादा इसमें तामझाम करना भी नहीं था। ये वाला तो हम लोगों के पास वेक्टर a1 है, इसको हम लोग वेक्टर a2 कहेंगे, यहाँ पास वेक्टर b1, इसको हम लोग वेक्टर b2 कहेंगे। लेकिन इन दोनों वेक्टर का कंपोनेंट्स अगर प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि x1 × x2 + y1 × x1 / x2 और y1 / y2 और z1 / z2 अगर बराबर होगा तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो बस दो लाइन पैरेलल होंगे ना, तो उसका फार्मूला ऐसा होता है। ये वाला फार्मूला से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला फार्मूला से। लेकिन जब स्क्रू लाइन होता है तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को डॉट प्रोडक्ट किया जाता है b1 क्रॉस b2 के साथ और b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी किया जाता है। तो अब हम लोग करेंगे सेक्शन सी का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो एलपीपी का क्वेश्चन है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एलपीपी का लगभग इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है। और अगर वो वैसा भी क्वेश्चन आ गया समझ करके अगर आप लोग इसको कॉपी कर लिए तो ये क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी दे देगा ना तो वो भी आपसे बन जाएगा। ढंग से देखना ये बनेगा कैसे। बोला गया है मैक्सिमाइज जेड, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली हम लोगों को सॉल्व करना है। एलपीपी को ग्राफिकली हम लोगों को सॉल्व करना है। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस एक जगह पे आप लोगों को देखते रहना है और वो है आपका बोर्ड। यहां से ध्यान हटा, समझ में नहीं आएगा, ध्यान पे रहेगा, ध्यान में रहेगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग देखते जाएं। यहां पे मैक्सिमाइज, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इस कंटेंट के बेसिस पर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है।
तो सबसे पहले एलपीपी में ये काम करते हैं कि जितना भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है इस इनइक्वालिटी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैसे भी हम लोगों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। हम लोग सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के लिए काम करेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी के लिए काम करेंगे, लास्ट में हम लोग इस इनइक्वालिटी के लिए काम करेंगे। बस ध्यान से आप लोग देखते जाना, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 के लिए। यहां पे लिखना 4 x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4। इस इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी किस रीजन में लाई करेगा, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करे, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। ये सब काम हम लोगों को कॉपी में करना है ना। ग्राफ ड्रॉ करने वाला काम हम लोगों को ग्राफ पेपर में करना होगा, लेकिन ये काम हम लोगों को अपने कॉपी में ही करना होगा। तो ढंग से देखना इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। यहां पे लिखना टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus y less than is equal to 4, first of all we draw the graph of x plus y equal to 4। x plus y equal to 4 ना। तो अगर हम लोगों को x plus y लेस देन इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग x plus y इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और x plus y इक्वल टू 4 का ग्राफ हम लोगों ने 10th क्लास में ड्रॉ करने के लिए सीख लिया है। ये वाला बॉक्स बनाकर क्या सीखे है ना, ये वाला हो जाएगा x, ये वाला हो जाएगा y। और अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से भी देगा। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ किस रीजन के तरफ आएगा, उसके लिए हम लोग ऑरिजिन सेटिस्फाई करवाएंगे इनइक्वालिटी में। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि वी पुट 0 0 in inequality x plus y less than is equal to 4, we get 0 0 हम लोग इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, जब x y दोनों 0 0 ही पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 4 आएगा। दैट इंप्लाई 0 लेस देन इज इक्वल टू 4 आएगा, विच इज ट्रू, जो सही है। 0 सच में 4 से छोटा होता है। अगर यहां पे स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आपको समझना है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सो आपको ये यहां पे लिख भी देना है कि सो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 इज towards the origin, और यही काम आप लोगों को सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए करना है। जो काम हम लोगों ने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया वही काम सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए भी करना पड़ेगा। सेम चीज, सेम सेंटेंस, सेम ये वाला सेम चीज, जितना भी इनइक्वालिटी रहेगा सबके लिए हम लोग यही काम करेंगे। और इनइक्वालिटी क्या दिया गया है, फिर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए भी हम लोग वैसे ही काम करेंगे। किसके लिए, x माइनस वाई। फॉर इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2 के लिए भी वही काम करेंगे कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
फिर ऐसा ही बॉक्स बनेगा, फिर ओरिजिन सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर से अगर ट्रू हो जाएगा तो बोलेंगे इसका भी ग्राफ ओरिजिन के टुवर्ड्स होगा। फिर इसके बाद इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में भी बोलेंगे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू भी 0 से बड़ा, वाई का वैल्यू भी 0 से बड़ा, सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होता है। या फिर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए हम लोग अलग से बोलेंगे और वाई का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए हम लोग अलग से बोलेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सबके बारे में बोलना पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वैसे वैसे आपको लिख करके पेपर पे बताना पड़ेगा, तब जाकर के लास्टली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या होगा। स्टेटमेंट अब यहाँ के बाद आप लोग वैसा ही कॉपी कर लेना। बस मैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करके बस ये चेक कर लेता हूँ कि इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये तो एक्स वाई यहाँ पे रहेगा। अगर x का वैल्यू 0 रखा जाए तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अब अगर 0 0 यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज ऑल्सो ट्रू। यहां भी सही है, तो हम लोग ये भी कहेंगे कि ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर x 0 से बड़ा के लिए बोलना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बोलकर तब ग्राफ ड्रॉ करने आना। और अब यहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। ये सब काम करने के बाद फिर यहां पे होगा y एक्सिस, ये वाला हो गया x एक्सिस, x डैश y एंड दिस इज y डैश। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। और ये काम हम लोगों को ग्राफ पेपर पे करना है, इसके लिए एग्जाम में ग्राफ पेपर हम लोगों को मिलेगा ना। अब बोला गया कि जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 4 सपोज कर लो वहां पे है, x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 4, यानी कि ये हो गया 0,4। एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर बोला गया कि अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 0 पे x का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, यानी 4,0। और इन लोग दोनों पॉइंट्सों को मिला देंगे तो ये लाइन बनेगा। और ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, तो इसका इक्वेशन है x + y = 4। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ इसका ग्राफ होगा। तो ओरिजिन के तरफ इसका एरो ड्रॉ कर दो, ओरिजिन के तरफ इसका ग्राफ हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या होगा। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू -4, 0 पे y की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगा। और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगा। और जब इन लोग दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ भी देखो ओरिजिन सेटिस्फाई यहां भी किया है, तो इसका भी ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन ही होगा, इधर होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। साथ में ये भी बोला गया x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 कहां होता है, y एक्सिस से इधर, यानी कि फर्स्ट में और फोर्थ में। ये हो गया x ग्रेटर देन 0 और ये वाला हो जाएगा ऊपर की तरफ y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ। एकदम आसान है। अब आप लोगों को यहां से देखना है कि कौन सा रीजन कॉमन रीजन है, उस रीजन को हम लोगों को शेड कर देना है। आसान क्वेश्चन है, एकदम ढंग से देखना है। ये इनइक्वालिटी इधर, ये इनइक्वालिटी इधर, x 0 से बड़ा इधर और y 0 से बड़ा ऊपर। अगर इसका आप लोग ग्राफ देखना चाहोगे तो ये इसका ग्राफ दिखेगा, ये कॉमन रीजन दिखेगा। इसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं ना। इसको आप लोग शेड कर देना। एग्जाम में आप लोग पेंसिल से भी इसको शेड कर सकते हो। एकदम आसान है, डिफिकल्ट नहीं है।
तो ये हो गया फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन निकालने के बाद अब ध्यान से देखना कि यहां के बाद करना क्या है। फिर यहां पे इस रीजन में जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे उनको इंडिकेट कर लेना है। तो एक कॉर्नर पॉइंट देखो यहां पे O, इसको कह देते हैं O, इसको कह देते हैं A, और इसको यहां पे हम लोग कह देते हैं B। जितना भी कॉर्नर पॉइंट होगा वो सब यहां पे लिखना, बल्कि यहां पे बोलना देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स। देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन सा? एक तो O हो गया है 0 0, एक तो A हो गया है 4 0, और एक हो गया है B, एंड एक हो गया है B, और ये हो गया है 0,4। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट के बाद फिर आप लोगों को एक चार्ट बनाना है, और इस चार्ट में जितना कॉर्नर पॉइंट होगा उससे एक ज्यादा रो बनाना है। 3 कॉर्नर पॉइंट है, रो हम लोग यहां पे 4 बनाएंगे, और कॉलम 2 ही बनाएंगे। ये वाला कॉलम थोड़ा छोटा रहेगा और ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा। यहां पे आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट, और यहां पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ Z। इसमें आ जाएगा वैल्यू ऑफ Z जितना होगा। देख लेते हैं एक बार वैल्यू ऑफ Z कितना है। तो Z का वैल्यू है 3x + 2y, तो यहां पे रख दो 3x + 2y। Z की वैल्यू 3x + 2y, और इस कॉलम में आएगा कॉर्नर पॉइंट O यानी कि 0 0, A यानी कि हम लोग यहां पे रखेंगे 4 0, और B यानी कि हम लोग यहां पे रखेंगे 0,4। एकदम आसान है। और हर एक कॉर्नर पॉइंट पर हम लोग Z की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर Z की वैल्यू 0 0 हम लोग यहां पे रखेंगे तो Z की वैल्यू 0 आ जाएगा। 4 0 अगर रखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। 0 4 अगर रखेंगे यहाँ पे 3x + 2y हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, अगर यहाँ पे 0 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये ध्यान दो, निकालना क्या था हम लोगों को? मैक्सिमम वैल्यू। एक बार देख लो, यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू अब हम लोगों को मिल चुका है। ध्यान से यहाँ पे देखना, इस कॉलम का जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर Z का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 12 एट, अच्छा कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आया है? तो 4,0 पे। तो 4,0 पे मैक्सिमम वैल्यू इसका आ चुका है। सिंपल है, तो ज़्यादा हम लोगों को तामझाम नहीं करना है। बस करना ये है कि जो भी इनइक्वालिटी दिया रहेगा उस इनइक्वालिटी के बारे में सबसे पहले आपको बोलना है कि फॉर द इनइक्वालिटी x + y <= 4। अब ये बोलना है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग इक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इक्वालिटी का ग्राफ जैसे 10th क्लास में ड्रॉ हुआ करता था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग ऑरिजिन इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर ऑरिजिन सेटिस्फाई करवाने से ट्रू हो जाता है तो बोल देंगे कि इनइक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इनइक्वालिटी का ग्राफ अवे फ्रॉम ऑरिजिन हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। जैसा लैंग्वेज हम लोगों ने इस लाइन के लिए बनाया वैसा ही लैंग्वेज आपको इस लाइन के लिए भी बनाना है। फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए भी लिखना है कि x > 0 लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ quadrant and y > 0 lies in first and second quadrant। इसके बाद आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे जितना भी कॉर्नर पॉइंट्स होगा हर कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे इंडिकेट कर देना है, और इसके बाद ये चार्ट बनाना है। इस चार्ट में एक कॉलम में रहेगा कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉलम में रहेगा Z की वैल्यू। जो इन Z के वैल्यू में से इस पॉइंट पर इन Z के वैल्यू में से जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। जितना पॉइंट पे आएगा उतना पॉइंट पे, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका आ गया 12। मैक्सिमाइज यानी कि इसका 12 हो गया।